गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो टेंस के रिगार्डिंग आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले टेंस के रिगार्डिंग हम 2 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। उन 2 क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ आएगा। आज अपनी इस क्लास में टेंस टॉपिक को हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे और आगे देखते हैं कि और टेंस के क्या क्या यूज़ होंगे। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अ फॉर्मेशन। अपनी पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मेशन डिस्कस की थी और वो फॉर्मेशन क्या थी, अगर सिंस के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट, अगर सिंस के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है, अगर सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है तो दूसरा जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा। अगर सिंस के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो दूसरा सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, आई डिड नॉट टॉक टू मोहित since he left India। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, आई डिड नॉट टॉक टू मोहित सिंस ही लेफ्ट इंडिया। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ सिंस का यूज़ किया गया है और सिंस के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, जहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हमने देखा सिंस और सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, तो हम जानते हैं अगर सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डिड नॉट टॉक का यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, आई हैव नॉट टॉक्ड टू मोहित सिंस ही लेफ्ट इंडिया। जब से उसने भारत छोड़ा था तब से मैंने मोहित से बात नहीं की है। इस सिंस वर्ड ने क्या किया, पास्ट से चीज़ों को प्रेजेंट तक रिलेट कर दिया। जब हम पास्ट से लेकर चीज़ों को प्रेजेंट तक रिलेट कर देते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मान के चले कि मोहित ने 2015 में इंडिया को छोड़ा था। मोहित ने 2015 में इंडिया को छोड़ा था, तो 2015 क्या था, आपका पास्ट था। तब से लेकर अब तक मैंने मोहित से बात नहीं की है। 2015 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक मैंने मोहित से बात नहीं की है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। मैंने लिखा, रवि इज लिविंग विद मी, रवि इज लिविंग विद मी सिंस ही केम दिल्ली। रवि इज लिविंग विद मी सिंस ही केम दिल्ली। रवि जब से दिल्ली आया था तब से वो मेरे साथ रह रहा है। रवि जब से दिल्ली आया था तब से वो मेरे साथ रह रहा है। तो चीज़ों को रटना नहीं है। अगर सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो चीज़ों को रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस पहले वाले सेंटेंस में क्या हुआ था, यहाँ पर किसी काम के कंप्लीशन की बात की गई थी।
कि मैंने मोहित से बात नहीं की है। लेकिन अगर हम इस दूसरे सेंटेंस की बात करें, रवि इज लिविंग विद मी, रवि मेरे साथ रह रहा है। कब से रह रहा है? जब से वो दिल्ली से आया, जब से वो दिल्ली आया था तब से वो मेरे साथ रह रहा है। कोई काम पास्ट से शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में ऑनगोइंग है, कोई काम पास्ट से लेकर अगर अभी तक चल रहा है तो वहाँ पर हम कौन सी टेंस का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई काम पास्ट से शुरू होकर हाल फिलहाल तक कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी ऑनगोइंग है, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस को भी जोड़ देंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस को भी जोड़ देंगे, क्योंकि जो रहने का काम है, जो रवि रह रहा है, वो काम अभी ऑन गोइंग है, वो काम आपका अब भी चल रहा है। तो यहाँ पर हम इज लिविंग का यूज़ ना करके हैज़ बीन लिविंग का यूज़ करेंगे, हैज़ बीन लिविंग। तो सही सेंटेंस क्या होगा? रवि हैज़ बीन लिविंग विद मी सिंस ही केम दिल्ली। हमने सिंस देखा और सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट देखा। तो चीज़ों को रटना नहीं है कि अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। हमें समझना होगा कि किस तरह के एक्शन की बात की गई है। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो काम अब भी कंटिन्यू है, अब भी वो जारी है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई काम आपका प्रोग्रेस में है, कोई काम आपका प्रोग्रेस में है। और एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम ऐड कर दिया गया है, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम ऐड कर दिया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाता है। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हम टाइम को ऐड कर देंगे तो वो कौन सी टेंस में बदल जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और अपने रिस्पेक्टिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ हमने टाइम ऐड कर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हमने टाइम ऐड कर दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अगर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम ऐड कर दिया तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मैंने कहा मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग आ लेटर। अगर मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटे से एक लेटर लिख रहा हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ जैसे ही हमने टाइम ऐड कर दिया 2 घंटे, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर कॉन्टिन्यूस टाइम के साथ, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आपने टाइम को ऐड कर दिया है तो वो अपने रिस्पेक्टिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, रिस्पेक्टिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम ऐड किया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ अगर टाइम ऐड किया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पर हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की। नेक्स्ट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टेंस जो रहेगा हमारा वो क्या होगा। हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरह की हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहाँ पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो वन टाइम एक्शन की बात करती है, वन टाइम एक्शन को दिखाता है। तो जब भी कोई काम पास्ट में हुआ था वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब का ही जिक्र कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, डिड का हम यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड का हम यूज़ करेंगे। इस डिड की दो कंडीशंस हैं, इस डिड की दो कंडीशंस हैं। डिड की पहली कंडीशन क्या है कि ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ एग्री करता है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ एग्री करता है। इट एग्रीज विद ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम हमेशा ही डिड का यूज़ करेंगे। डिड की दूसरी कंडीशन क्या है, अगर लिखे गए सेंटेंस में हमने डिड का यूज़ कर दिया है, अगर लिखे गए सेंटेंस में हमने डिड का यूज़ कर लिया है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब रहेगी वो हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। डिड के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा ही आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो डिड की दो कंडीशन, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आती है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, हर टेंस की अपनी एक फॉर्मेशन होती है और फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है डियर, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस सीखेंगे या हम नरेशन सीखेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मेशंस हमारी बहुत हेल्प करेंगी। इन्हीं फॉर्मेशंस को हम यूज़ करके एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं या डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की शुरुआत आपके एक सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म वन टाइम एक्शन की बात करता है। एंड इन द लास्ट वी यूज़ ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट वी यूज़ ऑब्जेक्ट। अगर लिखे गए सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज़ किया जाता है, और जो नोट का यूज़ किया जाता है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड का यूज़ करेंगे, डिड के साथ नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड इन द लास्ट वी हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट। अगर लिखे गए सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, अगर लिखे गए सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन योर ऑब्जेक्ट, देन योर ऑब्जेक्ट। तो ये बात हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का यूज़ होगा। डिड की दो कंडीशन हुई, सभी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है और इसके बाद आने वाली हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये हमने फॉर्मेशन देखी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कह देते हैं, इन्हीं को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह देते हैं। अगर लिखे गए सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में आपको कोई भी चेंज करना है, अगर लिखे गए सेंटेंस में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ कर देंगे। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ये तो बात हुई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और फॉर्मेशन कैसे यूज की जाती है। अब बात करते हैं कि इस तरह की हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, इस तरह की फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे कहाँ पर। तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं ये समझने में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ आता है और इस तरह की हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ की जाती है। एक हुआ एगो, एक हुआ लॉन्ग एगो,
एक हुआ एगो, एक हुआ लॉन्ग एगो। पास्ट की कोई भी डेट है, पास्ट का कोई भी इवेंट है, अगर लास्ट या प्रीवियस के साथ, अगर लास्ट या प्रीवियस के साथ कुछ भी दिया गया है, लास्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट मंडे, प्रीवियस मंडे, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट की, या हम बात करें यस्टरडे की, अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया, एगो, लॉन्ग एगो, पास्ट डेट, पास्ट की कोई भी डेट दी गई है, पास्ट का कोई भी इवेंट दिया गया है, लास्ट प्रीवियस के साथ कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, लास्ट संडे की बात हुई है, लास्ट डे की बात हुई है, लास्ट मंथ की बात हुई है, ये किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करेंगे, या जब हम यस्टरडे की बात करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपके पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस वन टाइम एक्शन को बताता है कि पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट में कुछ हुआ था। एगो, एगो का मतलब होता है पहले, लॉन्ग एगो भाई बहुत पहले, पास्ट की कोई भी डेट, पास्ट का कोई भी इवेंट। अब अगर हम बात करें इस यस्टरडे की, अगर हम इस बात करें इस यस्टरडे की, तो यस्टरडे का यूज़ हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों को रटना नहीं है कि यस्टरडे आ गया तो वहाँ पर आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लिखना होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई काम पास्ट में वन टाइम एक्शन था, कोई काम एक बार में हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में ऑन गोइंग था, पास्ट में चल रहा था, तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। तो चीज़ों को रटेंगे नहीं कि यस्टरडे आते ही पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने आपके सामने लिखा My friend has left. My friend has left for Mumbai. My friend has left for Mumbai 10 days ago. My friend has left for Mumbai 10 days एगो। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। आप भी मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कमी है, यहाँ पर हमें कौन सी टेंस का यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस सेंटेंस के थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूँ, माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई। मेरा दोस्त मुंबई के लिए निकल गया है या मुंबई चला गया है 10 डेज एगो, 10 दिन पहले। तो इस एगो वर्ड ने आज से 10 दिन पहले की बात की। ये जो एगो वर्ड है प्रेजेंट से पास्ट को रिलेट कर देता है। तो इस एगो वर्ड की वजह से जो बात हुई वो पास्ट की बात हुई। इसने पास्ट को रिप्रेजेंट किया, पास्ट के बारे में इसने बात की। और पास्ट की जब भी बात होगी, जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, अपने आप में जो गलत है। तो यहाँ पर हम माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट ना कहकर हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड लेफ्ट फॉर मुंबई 10 डेज एगो। 10 दिन पहले मेरा दोस्त मुंबई चला गया था। 10 दिन पहले मेरा दोस्त मुंबई चला गया था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अशोका
had renounced Ashoka had renounced the war. Ashoka had renounced the war after the Kaling battle. Ashoka had renounced the war after the Kaling battle. Ashoka had renounced the war after the Kaling battle. अशोका ने, ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, अशोका हैड रिनाउंस्ड द वॉर आफ्टर द कलिंग। हो सकता है बैटल आपको दिख ना रहा हो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर द कलिंग बैटल। जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंग बैटल के बाद अशोक ने, जो अशोक था उसने देखा कि भाई सब जगह खून ही खून है, भाई बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है और इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, युद्ध करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अशोक ने क्या किया था, उसने वॉर को त्याग दिया था। अशोक ने वॉर को त्याग दिया था। तो कलिंग बैटल बात करता है आपके एक पास्ट इवेंट की, कि कोई भी पास्ट इवेंट है, जब हम पास्ट इवेंट की बात करेंगे, कोई भी आपका पास्ट इवेंट है, तो हम पास्ट इवेंट को दिखाने के लिए हम कौन सी टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट की बात करता है, लेकिन हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ ना करके कौन से टेंस का यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहना सही होगा, अशोका रिनाउंस्ड द वॉर आफ्टर द कलिंग बैटल। जब भी कोई पास्ट के इवेंट की बात होगी, अगर हम बात करें जलियांवाला केस की बात करें, जलियांवाला कांड जो हुआ था, अगर हम बात करें पुलवामा अटैक की बात करें, या हम बात करें 1857 की क्रांति की बात करें, ये क्या है, ये आपके सभी के सभी पास्ट के इवेंट हैं। और जब हम पास्ट के इवेंट की बात करेंगे तब वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, अशोका हैड रिनाउंस्ड द वॉर, ना कहकर हम क्या कहेंगे, अशोका रिनाउंस्ड द वॉर आफ्टर द कलिंग बैटल। अगर हम बात करें इस रिनाउंस वर्ड की, तो इस रिनाउंस का मीनिंग क्या हो सकता है, इसको हम लीव कह सकते हैं, छोड़ देना, या हम इसको गिव अप कह सकते हैं। गिव अप भाई किसी चीज़ को त्याग देना, हम इसको अबेंडन कह सकते हैं। हम इसको अबेंडन कह सकते हैं। तो किसी चीज़ को लीव कर देना, किसी चीज़ को गिव अप कर देना, किसी चीज़ को अबेंडन कर देना। तो अशोका रिनाउंस द वॉर आफ्टर द कलिंग बैटल। अशोका रिनाउंस द वॉर आफ्टर द कलिंग बैटल। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, when I went to Mohit's house, when I went to Mohit's house, he is sleeping. When I went to Mohit's house, he is sleeping. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, as soon as the CEO entered the office,
As soon as the CEO entered the office, the union leader approached him and report the matter. As soon as the CEO entered the office, the union leader approached him and report the matter. एक तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा. The third example is that the victim tried to tell what has happened. The victim tried to tell what has happened, but his voice was not audible. The victim tried to tell what has happened, but his voice was not audible. ये तीन एग्जाम्पल, ये तीन सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे. इन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या गलती की गई है, क्या एरर है इन सेंटेंसेस में. अगर हम बात करें इस पहले सेंटेंस की, अपने इस पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, When I went to Mohit's house, जब मैं मोहित के घर गया था, he is sleeping. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो पास्ट में हुई है. अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होती है तो आगे भी जो सेंटेंस रहेगा वो आपका हमेशा ही पास्ट में ही रहेगा. अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो वो सेंटेंस आगे भी पास्ट में ही लिखा जाएगा, वो पास्ट में ही रहेगा. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, When I went to Mohit house, जब मैं मोहित के घर गया था, He is sleeping, वो सो रहा है. वो सो रहा है नहीं, वो सो रहा था, वो सो रहा था. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, When I went to Mohit's house, जब मैं मोहित के घर गया था वो सो रहा था. अगर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, अगर कोई काम पास्ट में जारी था, ऑनगोइंग था, हैपनिंग था, चल रहा था, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का. तो यहाँ पर इज का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, वॉज का हम यूज़ करेंगे. तो सही सेंटेंस क्या होगा, When I went to Mohit's house, he was sleeping. When I went to Mohit's house, he was sleeping. जब मैं मोहित के घर गया था, मोहित सो रहा था, वो सो रहा था. तो कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ था, अगर कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से शुरू होता, उसको आगे भी पास्ट में ही लिखा जाएगा. As soon as the CEO entered the office, as soon as the CEO entered the office, जैसे ही CEO ने ऑफिस में एंट्री की थी. एंटर्ड हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया और सेकेंड फॉर्म बताता है कि पास्ट की बात हो रही है, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही लिखा जाएगा. द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम, द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम, यूनियन लीडर उसके पास पहुंचा, उसको अप्रोच किया. एंड रिपोर्ट द मैटर नहीं, क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड द मैटर. क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड द मैटर. सो सही सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, एज सून एज द CEO entered the office, the union leader approached him and reported the matter. The union leader approached him and reported the matter. थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं. The victim tried to tell, जो विक्टिम था, विक्टिम का होता है, विक्टिम का मतलब पीड़ित, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है.
द विक्टिम ट्राइड टू टेल, विक्टिम ने, पीड़ित ने बताने की कोशिश की, वट हैज़ हैपन्ड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। विक्टिम ने बताने की कोशिश की उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी वॉइस हमें ऑडिबल नहीं थी। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके, और भाई नॉट ऑडिबल जिसको हम नहीं सुन सकते थे। द विक्टिम ट्राई टू टेल व्हाट हैज़ हैपन्ड, तो यहाँ पर जो हमने देखा, जो सेंटेंस की शुरुआत है वो पास्ट से हुई है, तो आगे भी सेंटेंस आपका पास्ट में ही रहेगा, लेकिन हमने तो हैज़ का यूज़ कर दिया। हैज़ का यूज़ क्या बताता है कि हम प्रेजेंट की बात करते हैं, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ करना गलत होगा, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ की जगह पर हैड का यूज़ करेंगे। हैज़ की जगह पर हैड का यूज़ किया जाएगा। हो सकता भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि सिर्फ हैपेंड ही रख दें, हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सिर्फ हैपेंड ही रख दें, हैपेंड ही यूज़ कर दें, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। अगर आपने सिर्फ हैपेंड का यूज़ किया है तो हैपेंड से पहले हम हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कामों की बात हुई। दो काम क्या? विक्टिम ने बताने की कोशिश की, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो जो कुछ भी हुआ था वो पहले ही हुआ था, उसके बाद ही उसने बताने की कोशिश की। तो पास्ट में जब बैक टू बैक दो एक्शंस होते हैं तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। तो पहले जो कुछ भी हुआ था उसको हमने पास्ट परफेक्ट में रखा, इसीलिए हमने हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हमने पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ किया, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ किया। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना है, किस तरह से पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ हम करेंगे। कोई डाउट? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी किस तरह से पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हमें यूज़ करना है। इससे आगे देखते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने लिखे। मैंने लिखा इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये तीन एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने लिखे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये तीनों ही एक्सप्रेशंस टाइम की कमी को बताते हैं। ये तीनों ही एक्सप्रेशंस टाइम की कमी को बताते हैं। इट इज़ टाइम का मतलब है अभी समय है, अभी समय है। इट इज़ हाई टाइम, अब भी समय है, इट इज़ हाई टाइम, अब भी समय है। और इट इज़ अबाउट टाइम, अब तो समय आ ही गया है, अब तो टाइम आ ही गया है। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तीनों एक्सप्रेशन आपकी टाइम की कमी को दिखाते हैं, टाइम की कमी की बात करते हैं। अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के साथ, अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के साथ इनके बाद में इफ़ अ सब्जेक्ट कम्स, अगर इन एक्सप्रेशंस के साथ इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है, अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के साथ इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनके बाद आपको प्रेपोजिशन टू मिलती है, अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के साथ आपको प्रेपोजिशन टू मिलती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करें।
इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के बाद अगर कोई आपको सब्जेक्ट मिलता है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर इन्हीं लिखे गए एक्सप्रेशंस के साथ आपको अगर लिखे गए एक्सप्रेशंस के साथ आपको प्रेपोजिशन टू मिलती है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा और हमने देखा यहाँ पर हमने इट इज़ टाइम का यूज़ किया है और इट इज़ टाइम के बाद हमने टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इट इज़ टाइम we should do something useful. It is time we should do something useful. It is time we should do something useful. एक एक्सप्रेशन हमने देखा इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम के साथ हमने सब्जेक्ट को देखा और हम जानते हैं कि अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डू का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। और शुड क्या है, शुड आपका एक मॉडल है और किसी भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें शुड की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूज़फुल। अगर आप इसको शुड के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसको शुड के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा आपको, इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। इट इज़ टाइम वी शुड डू समथिंग यूजफुल। लेकिन कोई चीज़ पढ़ने में अगर सही लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो हम उनके तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम we should work hard. It is high time we should work hard. अब भी समय है हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। अब भी समय है हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। तो हमने देखा इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम के बाद हमने एक सब्जेक्ट देखा, तो यहाँ पर हम शुड वर्क का यूज़ ना करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और सही सेंटेंस क्या होगा, वी वर्कड हार्ड। इट इज़ हाई टाइम वी वर्कड हार्ड। ये जो तीनों एक्सप्रेशन है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये कुल मिलाकर क्या दिखाते हैं, ये समय की कमी को दिखाते हैं। मान के चलो आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है, मान के चलो सीजीएल का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा। जो सीजीएल का एग्ज़ाम है मान के चलो आपका अक्टूबर में होगा, लेकिन अभी कौन सा महीना है, अप्रैल का महीना है। अभी अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ टाइम, अभी समय है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब टाइम बीत गया है, 2 महीने और निकल गए हैं। अब आपका जुलाई का महीना चल रहा है, अब आपका जुलाई का मंथ चल रहा है। तो जब जुलाई का मंथ चल रहा है तो पहले की तुलना में अब हमारे पास समय कम है, लेकिन समय है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ हाई टाइम, अब भी समय है, अब भी समय है, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। अब बिल्कुल हम एग्ज़ाम के नज़दीक आ गए और आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर है और अक्टूबर में तो आपका एग्ज़ाम है। तब हम क्या कहेंगे, अब तो समय आ ही गया है, अब तो टाइम आ ही गया है, हमें एग्ज़ाम की तैयारी
कर लेनी चाहिए, हमें एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी चाहिए। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, कुल मिलाकर ये टाइम की कमी को दिखाते हैं। अगर इनके बाद आपको कोई सब्जेक्ट देखने को मिलता है, अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर इनके बाद प्रेपोजिशन टू आती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फॉर्मेशन क्या होगी, कैसे इनको यूज़ करना है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। अगर इनके बाद सब्जेक्ट आएगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर इनके बाद प्रेपोजिशन टू आती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज फिर हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे टेंस की आपकी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी, उन नेक्स्ट क्लासेस में हम टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। और टेंस जो टॉपिक है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेंस से ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिलेटेड हैं। तो टेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।